साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नारा दिया था, याद है कि नहीं? चौकीदार चोर है। और फिर इस नारे को देने के बाद राहुल गांधी को लगा कि मोदी जी तो गए, क्योंकि ये नारा बड़े ही सोच समझकर उन्होंने एक नैरेटिव की तरह पेश करने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, आपको ध्यान है कि नहीं? उसी नारे में से जो फूल थे उसको चुनकर उन्होंने उसका माला बनाया और खुद पहन लिया। और फिर पूरा देश क्या कहने लगा, आपको यह भी ध्यान होगा, मैं भी चौकीदार और घर घर में है चौकीदार। फिर इस नारे की गूंज इस देश में घर घर में सुनाई देने लगी और उसके बाद नतीजा क्या हुआ ये आज पूरा देश जानता है। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 2024 के चुनाव से ऐन पहले कास्ट सेंसस की बात उठाकर बिहार में इसके डेटा को सार्वजनिक कर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के बाकी लोगों को लग रहा है कि अब तो आग लग गई पूरे देश में। जिस आग की बात करते हैं कि थोड़ी चिंगारी दो आग लग जाएगी, इनको यही लग रहा है। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से इसी नैरेटिव को बदलकर जनता के सामने पेश किया है, इस आग की लपटों से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो वो कांग्रेस ही है, इंडिया अलायंस की बाकी पार्टियां हैं। और मैं आपको कुछ चीजें आज दिखाऊंगा, आपको अंदाजा नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। अभी अगर मैं आपको सुनाऊं कुछ चुनिंदा चीजें तो आपको लगेगा कि 2019 के बाद इस तरह का भाषण प्रधानमंत्री मोदी का अब तक आपने नहीं सुना होगा। और कुछ बिंदुओं के जरिए पहले मैं आपकी इसकी बारीकियों को बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सवाल पूछे और क्या सवाल है वो आप देख लीजिए। जितनी आबादी उतना हक के जरिए, बड़े ध्यान से सुनिए, यही नारा दिया है ना, मुसलमानों को क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है। और इस नैरेटिव का अर्थ क्या है मैं दिखाऊंगा। हिंदू अगर आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें तो देश में क्या होगा, यह सवाल भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में राहुल के बयान से कांग्रेस को ही फंसा दिया है। ये कहते हैं ना कि दक्षिण भारत में भाजपा क्या करेगी, लेकिन दक्षिण भारत में कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आईना दिखा दिया। और उन्होंने ये भी पूछा है कि मस्जिदों पर, चर्चों पर क्या इंडिया अलायंस के ये दल कब्जा करेंगे। और ऐसा उदाहरण दिया है ना दोस्तों, पहली बार इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। और इसके अलावा एक और बयान सुनाऊंगा जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर के गुप्त रहस्यों का खुलासा कर दिया। और दोनों पिता पुत्र दोनों के रहस्य हैं। तो आज का ये वीडियो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को लेकर आपको देखकर लगेगा कि असली जो चुनावी मजा है ना वो अब आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों मैं उनके बयान से, उनके जो पिछले 2 दिन के बयान है ना, वो 2-3 घंटे के बयान में से कुछ चीजें आपको छांट कर दिखाता हूं और सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कुछ पत्रकारों के लिए फैक्ट देखने की भी बात कही है कि फैक्ट चेक कीजिए, मैं वो भी किया हूं, वो भी आपको दिखाऊंगा। बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही मदहोशी में है। और जो इनके पार्टनर है तमाम दल, नीतीश, तेजस्वी, सारे लोग, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र भी करते हैं कि ये लोग कह क्या रहे हैं, क्या नैरेटिव गूंथ रहे हैं, आप सुन लीजिए। से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, यानी जितनी आबादी उतना हक। इसकी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह की भी याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री रहे और कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा था
कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का और खास करके मुसलमानों का है। ये बयान भी सुन लीजिए। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब देखिए, कांग्रेस जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को गलत बता रही है। इसका फैक्ट चेक आगे करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक कम कर देगी। जरा सुनिए। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? मगर असली सवाल तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने आगे पूछा और ये कहा कि अगर आबादी के हिसाब से हक मिलेगा तो क्या इस देश के हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? देखा आपने, फंस गई ना कांग्रेस। यही सच्चाई है और इसीलिए जानते हैं कांग्रेस ने इस बयान को ही झुठलाना शुरू कर दिया। बाकायदा वीडियो बनाकर ट्वीट किया है और ये कहा है कि पीएम मनमोहन ने, उस समय के पीएम ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन मैंने सोचा इसकी जांच की जाए और उसके बाद मैं कहीं और नहीं, सीधे आपको पीआईबी लेके जाता हूं और उसी समय के दस्तावेज, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे होंगे तब के सरकारी दस्तावेज दिखाता हूं। पीआईबी को जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आप 9 दिसंबर 2006 के सेक्शन में जाइए और उसमें आपको पीएमओ ऑफिस होता है ना, उसके दस्तावेज आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहां पर एक हेडर है, पीएम्स एड्रेस एट दी 52nd मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसमें आप 28वें पैराग्राफ में जाइए और चौथी लाइन पढ़िए और देखिए क्या लिखा है। देखिए, वी विल हैव टू डिवाइज innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. अब आगे की लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। They must have the first claim on resources. मतलब रिसोर्सेस पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए, माइनॉरिटीज का, और उसमें भी मुसलमानों का। यही है ना, ये पीआईबी का दस्तावेज दिखा रहा हूं। तो ये तो हकीकत है दोस्तों। पीएम मोदी को छेड़ने का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने एक बार संसद के भीतर खुद को पप्पू कहा था और जाहिर तौर पर दोस्तों इसीलिए कहा था कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जितनी आबादी उतना हक, ये कहकर इस बयान पर उन्हीं के नेताओं ने उनका खुलकर मजाक उड़ा दिया। और आप देखिए ना, अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदा इस पर ट्वीट किया। हालांकि बाद में इतने बड़े वकील को भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन जो बात आनी थी वो तो आ गई, वो तो मीडिया में छप गई दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बिना सोचे समझे घेरने का परिणाम क्या होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने लोगों को बताया कि किस प्रकार राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के लोगों के साथ अन्याय किया है इस बयान के जरिए, और वो भी जितनी आबादी उतना हक के जरिए। बड़े सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने इस बात को समझाया कि इस बयान के जरिए दक्षिण भारत का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आप बयान सुनिए। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है ना, 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण
जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, अब इस बयान से राहुल गांधी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, आप ये बात समझ लीजिए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिरों का मुद्दा भी उठाया। मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि दक्षिण भारत के राज्यों में किस प्रकार हजारों मंदिरों पर राज्य सरकार ने नियंत्रण कर लिया है, उसको एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। वहाँ की जो वहाँ के पैसे हैं, आमदनी है, उसका राज्य सरकार इस्तेमाल करती है, जबकि माइनॉरिटी के जो पूजा स्थल हैं उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात कही, फिर ये नारा भी दिया कि जितनी आबादी उतना हक। तो आप यकीन मानिए ये कहकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में 2024 की मशाल थमा दी है। और जो बात आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कही, इसी बयान के आधार पर उन्होंने इस बात को उठाया कि कितना बड़ा इनजस्टिस, अन्याय देश के बहुसंख्यक समाज हिंदुओं के साथ हो रहा है। और उन्होंने किस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया, बड़ी बारीकी के साथ, बड़े ध्यान से दोस्तों इस बयान को सुनिए। जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है। सरकार ने कब्जा कर लिया है। मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है। मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक। अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या? उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कांग्रेस ये जो नारा देते हैं, तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है। जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा कई और चीजें याद दिलाई। केसीआर का तो पूरा रहस्य ही खोल दिया अद्भुत तरीके से। इतनी पुरानी कहानी और इस तरीके से कैरेक्टर को लेकर बात कही। लेकिन वो सुनाने से पहले आपको बता दूं कि कास्ट सेंसस को लेकर जो इंडिया अलायंस का जोश है, उसको ठंडा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ घोषणा की कि उनके लिए अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब हैं और उसी का कल्याण उनका मकसद है। एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल सुन लीजिए। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। और अब आपको मैं दिखाता हूं केसीआर से जुड़ी हुई उनकी बातें। ऐसी बात, ऐसे रहस्य को उन्होंने खोल दिया जो आज से पहले किसी को नहीं पता था। हमने भी देखा है दोस्तों, और आपने भी महसूस किया होगा कि केसीआर जब पीएम से पहले मिलते थे तो बड़ी एकदम गर्मजोशी के साथ मिलते थे।
फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो अवॉइड करने लगे, पीएम के साथ कहीं नहीं दिखे, किसी मीटिंग में ना आए, जब पीएम तेलंगाना आए तब भी ना पहुंचे। बरसों बाद इस बात को, इस रहस्य को प्रधानमंत्री ने खोला, और जब खोला दोस्तों तो पूरे तेलंगाना में हंगामा मच गया। आप ये बयान सुन लीजिए। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूँ। खोल दूं? सच बता दो। पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूँ। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूँ, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे। बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी जब खुद हैदराबाद के स्थानीय चुनाव की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि पत्रकारों को चेक करना चाहिए, तो मुझे लगा मुझे भी फैक्ट चेक करना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च किया और देखा दोस्तों कि हैदराबाद लोकल पोल्स के जो नतीजे हैं वो 5 दिसंबर 2020 को आए थे। आप देख लीजिए, ये नतीजे उसी समय आए थे। और उसके ठीक 7 दिन बाद 12 दिसंबर 2020 को केसीआर पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। और आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे कितना झुके हुए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शॉल भी पहनाई। तो ये हकीकत है। और उसके बाद सारी चीजें बदल गईं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में जाकर एक और रहस्य का उद्घाटन किया और ये खुलासा किया कि किस प्रकार उन्होंने केसीआर के बेटे को आशीर्वाद देने से मना कर दिया था, क्यों कर दिया था। उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है और ये भावना आपको समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जरा सुनिए। फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था। उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। और अब दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक आखिरी सॉलिड बयान सुनाता हूं
बड़ा सेलेक्ट करके निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के उदयपुर की घटना की याद दिलाते हैं, और वो कन्हैया लाल की घटना है। याद है ना, नुपुर शर्मा के मामले में, फिर जुबैर का वो सारा आधा निकाला हुआ क्लिप, और उसके बाद जो माहौल बना, फिर उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ क्या घटना घटी थी, सब भूल गए, क्योंकि लोगों की याददाश्त कम होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जाकर उस घटना की याद दिलाई और बताया कि कांग्रेस राज में स्थितियां कितनी विकट हो जाती हैं। कांग्रेस को लगा होगा कि भूल गई भाजपा, लेकिन मोदी जी तो भूलते नहीं है ना, वो चीज़ों को याद दिलाते हैं, और चुनाव के समय इसी की तो ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ये तो मोदी का असर है कि आज सारी पार्टियां अपना हिसाब किताब देती हैं, रिपोर्ट कार्ड दिखाती है, और इसीलिए उन्होंने इस घटना को याद दिलाया और कहा कि जो दर्द राजस्थान को मिला है, उस दर्द की याद दिलाना, याद करना ज़रूरी है। आप सुन लीजिए उनका बयान। मेरे परिवारजनों, जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ, वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाएं, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। इस विकास विरोधी माहौल को बदलना ही होगा। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। तो कुल मिलाकर के साथियों, मैं कंक्लूजन में एक व्हाट्सएप वायरल वीडियो की चर्चा करूंगा। अभी आप लोगों ने, मैंने एक देखा है वीडियो व्हाट्सएप पर घूमते हुए सोशल मीडिया में, अनूप जलोटा के गाने का एक छोटा सा हिस्सा उन्होंने कहीं गाया है, मतलब पूरा गाना तो नहीं, बिल्कुल 2-3 लाइनें। और उसमें क्या कहते हैं अनूप जलोटा, एक लाइन गाते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ, और उसके बाद रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये गाना गलत है, ये गाना ठीक से नहीं लिखा गया। अब भैया, हमने अगर भारत को सोने की चिड़िया बना दिया तो जो अंग्रेज है वो क्या करेंगे? चिड़िया तो लूटेंगे ही ना, लूट कर तो ले ही जाएंगे। लेकिन जब समय बदला, प्रधानमंत्री मोदी आए, तो उन्होंने इस सोने की चिड़िया को सोने का शेर बना दिया। अब जरा अंग्रेज लूट कर दिखाए, आकर के तो दिखाए। और फिर वो गाना गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब लूटने की हिम्मत किसी की नहीं है। तो यकीन मानिए, यही हाल तो देश का अगर है तो प्रधानमंत्री का भी होगा ना। अब ये शेर तो चुपचाप काम कर रहा है, सोया हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने इस शेर को जगाने का काम किया है। अब अगर इस शेर को जगाया है कांग्रेस ने, तो उसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये सारे जो बयान है ना, वो थोड़े लेट से आने थे, थोड़ा लेट से प्रधानमंत्री मोदी अपने फॉर्म में आते, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही जगा दिया है। तो देखते जाइए, चुनावी मौसम है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ये दांव पेच भी देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।